Okay, all three cameras rolling, sound rolling. Shut up, ya Kunal. Episode clap. Hey, shut up, ya Kunal. Shut up, ya Kunal. Hey, Kunal, shut up. Shut up, ya Kunal. Hey, shut up, ya Kunal. Ya Kunal. Hello, ladies and gentlemen. Today with me is Professor Dilip Mandal. He's been a student of sociology from JNU. And after that, you had 2 decades of career in media. And after that, you became a professor. And sir, you've been involved in many movements like the separate state of Jharkhand movement and a lot of student and worker movements. Today we are going to be discussing आपके मतलब चर्चे तो आपके ट्विटर पे सर बहुत है लिखा भी आपने काफी कुछ बीबीसी प्रिंट क्विंट वगैरह के लिए पर आज हम सर आपके साथ एक स्पेसिफिक टॉपिक पे एंगेज करना चाहते हैं कि एज एन आर्टिस्ट इंडिया की क्या सोशियोलॉजिकल रियलिटी पता होनी चाहिए आर्ट फॉर्म परस्यू करने के लिए तो इसी सब्जेक्ट पे बात करेंगे वेलकम टू द शो सर थैंक यू आपने हिम्मत का काम किया है कि मुझे आप बोलने के लिए बुला रहे हैं क्योंकि कुछ साल पहले तक मैं 15 या 16 टेलीविजन चैनलों पर जाता था अपनी बात रखता था फिर अचानक कुछ हुआ तो मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ फिर लोगों ने मुझे बुलाना बंद कर दिया अचानक से झटके की तरह था तो पहले तो आपके साहस को सलाम कि आप और आप जोखिम लेते रहे हैं तो आपने फिर से जोखिम लिया और जो आप टॉपिक मेरे लिए प्लेस कर रहे हैं मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आर्ट जैसे एक उसको लेकर एक नोशन है कि कुछ लोगों के लिए है और कुछ लोग बनाते हैं बाकी लोग रेसिपिएंट हैं ये पूरा प्रोसेस अब इस बीच में चेंज हुआ है स्पेशली सोशल मीडिया के आने के बाद मैंने एक फिल्म देखी और उसको देखने के बाद जो मैं लिख या बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ इसका इम्पैक्ट उसके आगे की ऑडियंस बिल्ड होने पर भी पड़ता है और उस फिल्म मेकर की जो पूरी पर्सनालिटी एक स्पेस में बनती है वो अब लोग भी बना रहे हैं जो कि पहले एक इनर्ट रेसिपिएंट ऑफ द मैसेज हुआ करते थे तो अब ये पूरा प्रोसेस बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है हाँ। ऐसे समय में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि जो लोग फिल्म मेकर हैं जो टेलीविजन सीरियल्स बना रहे हैं इवन जो स्टैंड अप कर रहे हैं इस तरह का जो कुछ कर रहे हैं उनको अब ये समझना होगा कि अब सिर्फ उनकी गेज लोगों पर नहीं है लोगों की गेज भी उन पर है तो आप एक कॉमेडियन ने आज से 10 साल पहले जेंडर पर कास्ट पर रिलीजन पर किसी के मोटे होने पर किसी के सांवले होने पर किसी के मेड होने पर ड्राइवर होने पर धोबी होने पर अगर कोई मजाक उड़ाया है तो वो भूत आज लौट कर आएगा ये अब वो क्योंकि ये मीडियम ऐसा है खास करके इंटरनेट जो कि भूलने तो देता नहीं है आपके फुटप्रिंट और फिंगरप्रिंट्स हैं तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं उस समय बच्चा था 30 साल का बच्चा और इस वजह से मैंने किसी के मोटे होने पर कुछ बोल दिया और उसकी फिजिक पर कुछ बोल दिया और वो उसके लिए आप दोषी नहीं होंगे ये नहीं है तो एक तो ये दूसरी चीज है कि एक तो रिलेशन बदला दूसरा कि आपका किया हुआ सब कुछ जो है वो स्क्रूटनी में के दायरे में सब पर जो है एक माइक्रोस्कोपिक नजर करोड़ों लोगों की है तो जो कुछ कर रहे हैं तो बहुत सतर्क रहे हैं जो कर चुके हैं उसका भुगतने के लिए तैयार हैं हाँ वो हिस्ट्री नहीं है कहाँ भुगतना थोड़ी जो होता है ये खाली ठीक है आप माफी मांग रहे हैं जब या आप बोल रहे हैं कि मुझसे गलती हुई है तो ये भी मेरे ख्याल से एक लेवल का पूरे डिस्कोर्स को या पूरे स्पेस को वो थोड़ा सा और सेंसिटाइज करता है कि नहीं मैं ये नहीं बोल सकता। पिछले साल 9 मई को मुनमुन दत्ता ने YouTube पर एक वीडियो अपलोड कर दिया। इस वीडियो में उन्होंने दलित समाज के लिए एक अपमानजनक टिप्पणी की। मैं YouTube में आने वाली हूँ और मैं अच्छा दिखना चाहती हूँ की तरह नहीं दिखना चाहती हूँ। फिर क्या था मामले ने तूल पकड़ लिया और हरियाणा के हांसी में एडवोकेट रजत कलसन ने इनके खिलाफ SC/ST की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करवा डाला। इसके बाद मुनमुन दत्ता ने अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे को खत्म कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने 22 सितंबर 2021 को खारिज कर दिया था। इसके बाद नेविल शाह ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक माफीनामा पोस्ट किया है। इसमें वो कह रहे हैं पिछले 24 घंटे में 2016 की मेरी एक स्टैंड अप कॉमेडी की क्लिप सामने आई है। मैं इस जोक की वजह से लोगों को पहुंचे धक्के और गुस्से के लिए माफी मांगता हूं। आई एम सॉरी।
मैंने वह सब पढ़ा है जो जोक को लेकर लोग मेरे बारे में कह रहे हैं। मैं रिजर्वेशन कोटा पर किए गए अपने विचारहीन कमेंट पर माफी मांगता हूँ। बहुत कुछ है जिससे मुझे शिक्षित होना है। मैं खुद को लगातार शिक्षित करने का प्रयास करता रहूंगा। कोई भी आर्ट फॉर्म, देखिए वो उसका अपना तो नहीं रह जाता जब वो पब्लिक में छोड़ दिया जाता है। तो उसके बाद क्या हो रहा है, इसको लेकर आपकी समझदारी होनी चाहिए कि आप क्या जहाँ जा रहा है वहाँ से वहाँ क्या होने वाला है, वो ये चीज़ वहाँ जाकर क्या बन जाएगी। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपने क्या सोचा, द मीनिंग वहाँ ड्रॉ नहीं हो रही है। मैं बोल रहा हूँ कुछ, सामने वाला अगर कुछ और समझ रहा है तो आप ये नहीं कह सकते कि सामने वाले को समझ में नहीं आया। आपने शायद उस तरह से नहीं बोला जिससे कि आपकी ऑडियंस उस तरह से समझे जो आप सोच रहे थे। ये भी कहना, ये बहाना भी कई बार लोग देते हैं, मैं तो ये कहने की कोशिश कर रहा था। अरे आप ये कहने की कोशिश कर रहे थे तो सामने कुछ और क्यों समझ में आ रहा था, तो इसमें आपकी गलती हो सकती है। बेसिकली सर, जस्ट आपकी बात थोड़ी एक लाइन में रखने के लिए, आपके इंटेंशंस मैटर नहीं करते अगर आपका इम्पैक्ट नेगेटिव जा रहा है तो। एग्जैक्टली आपका इंटेंट मैटर नहीं करता, आपने जो चैरिटी की नहीं मैटर नहीं करती, आप कभी थे कास्टिस्ट या नहीं थे, आपने जो कुछ मैटर नहीं करता अगर आपका इम्पैक्ट कास्ट फैक्ट्री की तरफ ही जा रहा है। पूरी तरह ये सच नहीं है, क्योंकि अगर कोई एक आदमी अगर कास्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर, जेंडर को लेकर, बॉडी के फीचर्स को लेकर एक सेंसिटिव तरीके से लंबे समय से अपने को उसने अगर बिल्ड किया है, तो वो अगर उसको चैलेंज करते हुए कोई बात कहता है तो हो सकता है कि उसको एक डिस्काउंट मिल जाए। उसने खुद को क्या बनाया है, वहां से मैसेज कौन दे रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक शेड्यूल कास्ट का आदमी अपनी कास्ट के लोगों को बोले और उस कास्ट का नाम लेके कि तुम लोग सब गधे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, और वही एक अपर कास्ट लोकेशन से जब कहा जाएगा कि तुम गधे हो, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो ये दो अलग अलग मीनिंग का पूरा संसार खुलता है। ये दोनों एक मीनिंग नहीं है। इंडिया के बारे में कहा जाता है, लुई दुमो ने कहा था, लुई दुमे जो फ्रांस के बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट हैं, कि इंडिया इज होमो हायरार्किकस, इट्स नॉट होमो इक्वलस। होमोसेपियन तो कतई नहीं, मतलब वो हायरार्कीज के बिना कुछ भी अपनी कल्पना जीवन, सामाजिक जीवन की नहीं कर सकता है। उसकी सोशल लाइफ उसी तरह से बनती है। उसके घर का स्ट्रक्चर, टीचर की चेयर थोड़ी ऊपर होगी से लेकर किसके सामने प्रणाम करना है, किसको छूना है, किसका बनाया हुआ खाना खाना है, किसका लाया हुआ खाना तक खा सकते हैं लेकिन बनाया हुआ नहीं खाना है, ये सब एक डिफाइंड स्ट्रक्चर के तहत है। तो ऐसे समाज में इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो नया डेमोक्रेटिक सेटअप में अब हम एंटर कर गए हैं उस समाज को लेकर, आप समझ रहे हैं, सोसाइटी तो नहीं बदली, कोई रेडिकल चेंज तो हुआ नहीं, तो आप एक बहुत ही प्रिमिटिव सोसाइटी को लेकर आप एक बहुत मॉडर्न सिस्टम में चले गए और उसका एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई आपके पास, सोशल मीडिया। हाँ, ये आपकी सोसाइटी यहाँ है, तो आपका पॉलिटिकल सिस्टम यहाँ है और आपका जो कम्युनिकेशन का सिस्टम वो यहाँ है, तो ये बहुत मिसमैच है। इसलिए एक्चुअली ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। और इसमें जिस चीज़ का एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप मजाक उड़ा रहे हैं तो फिर आप में साहस होना चाहिए कि आप पावर की तरफ देखें। आपकी गेज मजाक उड़ाते समय आपके घर में जो कपड़ा धोने के लिए धोवन आ रही है उसकी तरफ है, कि आपकी नज़र उस देश के सुप्रीम कोर्ट के जज की तरफ है, प्रधानमंत्री की तरफ है, सबसे बड़े ब्यूरोक्रेट की तरफ है, सबसे बड़े कॉर्पोरेट की तरफ है। अगर आप में साहस है, अगर आप खुद को आर्ट परस्यू करने के तौर पर आप ये कह रहे हैं कि आप स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट हैं और आपके पास साहस है और आप आर्ट को आर्ट की तरह देखते हैं, तो आपकी गेज हर समय नीचे क्यों है भाई? आपके चुटकुले क्यों हमेशा आपसे पावर स्ट्रक्चर में जो नीचे है उससे वहां से क्यों आ रहा है? भाई दम है तो आप थोड़ा ऊपर की तरफ भी देखो। तो आप उतना इनोसेंट एक्चुअली है नहीं कई बार, जितना इनोसेंट बताते हैं कि हम तो आर्ट फॉर्म प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसलिए हमें आज़ादी मिलनी चाहिए। आपकी आज़ादी इस सोसाइटी के स्ट्रक्चर, इस कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेम, इस पार्लियामेंट के बनाए हुए एक्ट्स, इन सब के अंदर है। इसको सिचुएट वहीं करना पड़ेगा। मतलब आपको इवन कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा ये नहीं कह रहा है कि आप खड़े होकर कुछ भी बोलने लगो, उतनी आज़ादी भी नहीं है। मतलब उसके आप रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो उन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ आपको सोशल रियलिटी में भी अपनी बात को सिचुएट करना पड़ेगा। अगर ये फिल्म मेकर्स करें
तो शायद ये जो कंट्रोवर्सीज होती हैं बहुत सारी ना, बिल्लू बार्बर जो फिल्म बनी थी, इस तरह एक आप सीरीज ऑफ कंट्रोवर्सीज हैं। अब एक्चुअली हमेशा जो एसेंशियली जैसे एक होता था कि जो पावरफुल है वो विरोध करता था कि पद्मावत वगैरह का, वो मामला नहीं है। अब कई बार ये नीचे से भी आ रहा है कि इस फिल्म के पोस्टर में वो कोई एक्ट्रेस झाड़ू लेकर क्यों खड़ी है। कुछ समय पहले फिल्म का पोस्टर रिलीज किया गया था जिस पर जमकर बवाल हुआ। फिल्म में ऋचा का किरदार एक दलित लड़की का है जो पोस्टर में हाथ में झाड़ू थामे खड़ी है। लोगों ने आपत्ति उठाई, कहा दलितों को कब तक ऐसे ही दिखाओगे। लोगों ने ऋचा के किरदार को भी उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती से जोड़ा था। मेकर्स तक भी बात पहुंची क्योंकि इसके बाद आए ट्रेलर में डिस्क्लेमर ऐड किया गया जिसमें था कि फिल्म और उसके किरदार पूरी तरह काल्पनिक हैं। उस समय टीम की तरफ से किसी का कोई बयान नहीं आया, पर अब ऋचा चड्ढा ने एक स्टेटमेंट जारी किया है। इंस्टाग्राम पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर स्टीरियोटाइपिंग के लिए माफी मांगी है। मतलब ये जो आ रहा है, ये आप शायद उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि डेमोक्रेसी ने अभी वॉइस काफी डेमोक्रेटाइजेशन कर दिया है, और वहां से भी बोलेगा तो सरकार को उसका नोट लेना पड़ रहा है। तो ये इस तरह से उसको देखा जाना चाहिए मेरे ख्याल से। बेस ब्रॉड फ्रेम मेरा ये है जब हम आर्ट और सोसाइटी के रिलेशंस की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली सर आपका कहना ये है कि आप बोलोगे कि आई लिव द वर्ल्ड अराउंड मी, मैंने ये देखा नहीं है, पर आपकी गेज ना ही सीधी है ना ही ऊपर है, मोस्टली नीचे ही है गेज आपकी। तो वो मतलब वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। हाँ, और वो आर्टिस्टिक फ्रीडम कैसे हुई? सही बात है भाई। फ्रीडम की बात अभी बहुत ज़्यादा हो रही है ना कि मोदी के आने के बाद से या नई सरकार के आने के बाद से आर्टिस्टिक फ्रीडम कम हो गई है, बहुत नैरो स्पेस में हम काम कर रहे हैं, हम ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे, ये बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है। कुछ लोगों के लिए सच हो सकता है कि उन्होंने जब कुछ बात बोलने की कोशिश की, उनके आवाज़ को दबाने की कोशिश हुई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं हुई है, लेकिन मैं इसमें आपको एक क्वेश्चन अपनी तरफ से मैं फ्रेम कर रहा हूँ कि आर्टिस्टिक फ्रीडम का एक अगर मान लें कि स्केल बनाएं, तो मान लेते हैं कि अभी आर्टिस्टिक फ्रीडम का स्केल नीचे चला गया ग्राफ। तो ये एक कॉम्परेटिव मामला है कि कहीं पर उस एक आइडिया होगा जहाँ पर ये अच्छी सिचुएशन में था। क्या नेहरूवियन पीरियड में बहुत अच्छा था? क्या आर्टिस्टिक फ्रीडम इंदिरा गांधी के पीरियड में अच्छा था, या वाजपेयी के समय में अच्छा था, या मनमोहन के समय में अच्छा था, या मोदी के समय में? ये कहीं एक स्केल बनेगा जो हर आदमी अलग अलग स्केल बना सकता है। अभी कुछ लोग आर्ग्यू कर रहे हैं कि मोदी के समय उस स्केल में आर्टिस्टिक फ्रीडम सबसे लो लेवल पर है। अभी अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि नेहरूवियन पीरियड जिसको आप कह रहे हैं कि आर्टिस्टिक फ्रीडम का एक सबसे ऊपर का पॉइंट था, उस पीरियड में क्या ऐसा किया गया जो उस समय की सरकार थी, या उस समय का जो सोशल सिस्टम था, उस समय का जो इकोनॉमी एंड बिजनेस का सिस्टम था, इसको चैलेंज करने वाली कौन सी बात बोली गई? या अगर कोई ये आर्ग्यू करे कि मनमोहन सिंह के समय बहुत अच्छा था और मोदी के समय बिगड़ गया, तो 2004 से 2014 के बीच कौन सी ऐसी फिल्म बनी, कौन सा ऐसा टीवी सीरियल बना, कौन सी ऐसी बात बोली गई जो बोलने दी गई और इसकी वजह से सरकार को या उस पूरे पावर स्ट्रक्चर को कोई प्रॉब्लम हुई? तो अब फ्रीडम मिल गई तो करेंगे क्या? अब इसको मैं दूसरे तरीके से अगर इसको पूछूं कि पूरे नरेंद्र मोदी के पीरियड में 2014 से लेकर अब तक कितनी ऐसी फिल्में बनाई गई जो सेंसर में रुकी हुई हैं? एक भी नहीं है अभी। कौन सी ऐसी टीवी सीरियल है जिसको रोक दिया? कौन सी ऐसी किताब है जिसको छपने से रोक दिया? कुछ का दुक्का घटनाएं हो रही हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ कि एकदम ही मतलब दोनों को एकदम मैं बराबर नहीं प्लेस कर रहा हूँ, लेकिन जब फ्रीडम था तब आप कौन सा जादुई काम कर रहे थे, और अभी आपके फ्रीडम को एक्सप्रेस करने के लिए कौन कौन सी बाधाएं आ रही है, इसको कोई क्वांटिफाई करके अगर मुझे बताए तब तो मैं मान लूंगा कि ठीक है। मैं इस पर यह नहीं कह रहा हूँ कि अपनी तरफ से ये बात नहीं कह रहा हूँ कि मोदी के समय और मनमोहन सिंह के समय में कोई फर्क है कि नहीं है, लेकिन मैं उन एविडेंसेस को देखना चाहता हूँ जिसके आधार पर मैं भी ये कह सकूं कि आर्टिस्टिक फ्रीडम या जो आर्ट जो परस्यू कर रहे हैं उनकी फ्रीडम पर कौन कौन सी बाधाएं आ गई, ये मैं जानना चाहूँगा। और मुझे अभी तक का मुझे इसका बहुत संतोषजनक जवाब नहीं मिला है, और सरकारें मीडिया को एडवर्टीजमेंट देकर
जो उस अपने लिए कंसेंट तैयार करती है, ये 2014 से शुरू हुई कहानी नहीं है। करेक्ट। ये कहानी थोड़ी पुरानी है, मतलब इतना ये अभी नहीं हुआ Accept है। तो करना और पड़ेगा। जिस समय खास करके जब कॉरपोरेट एडवर्टीजमेंट्स कम थे, उस समय न्यूज़पेपर्स ऑलमोस्ट पूरी तरह से सरकार के एड पर डिपेंड करते थे, और उस समय नेहरू की कोई क्रिटिक नहीं छपी है। वो श्रीमंत जी महाराज वाले अंदाज में ही पत्रकारिता हुई है। मैंने लाइब्रेरीज में जाके पुराने अखबार 50s 60s के देखे हैं। वो क्रिटिकल जो उस समय के ऑपोजिशन है, उसको आज जिस तरह से ऑपोजिशन को क्रिटिसाइज किया जाता है, वो उस समय भी किया जाता है। मतलब उस समय अम्बेडकर की क्रिटिसिज्म धड़ल्ले से हो रही थी, उस समय सोशलिस्ट मूवमेंट वगैरह की क्रिटिक हो रही थी, उस समय इस तरह के जो बाकी streams है, वामपंथियों की हो रही थी, उस समय हो रही थी, आरएसएस की तो हो हाँ रही हो ही थी। रही थी। तो और नहीं, आरएसएस को लेकर भी कई बार वहाँ बहुत ही लिबरल व्यूज भी रहे उस समय भी। तो ये सवाल सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी या एक प्राइम मिनिस्टर के बियॉन्ड है। पावर का जो स्ट्रक्चर है, पावर जो है वो एक प्रधानमंत्री से बहुत बड़ी चीज़ है, और सारी पावर किसी भी समय में प्रधानमंत्री इन्वेस्ट नहीं करती है कि सारा कुछ उनके हाथ में, ऐसा नहीं होता है। वो एक पूरा एक सिस्टम होता है जिसमें कि कॉरपोरेट्स होते हैं, उसमें ब्यूरोक्रेसी होती है, उसमें ऑफिसर्स होते हैं, मतलब तमाम तरह के, उसमें मीडिया होता है, उसमें फिल्में होती हैं, सब मिलके पावर बनता है। तो वो पावर बहुत ज़्यादा कहीं हमको नहीं लगता है कि बहुत चैलेंज किया गया है आज भी, या बहुत कोशिश हो रही है, जिसको कि मोदी ने रोक रखा है, किसी का गला रोक रखा है फिल्म मेकर का। ये तब होता है कि भाई 4-5 फिल्में सेंसर में रुकी हुई होती कि नहीं रिलीज हुई, बैन हो गई। ऐसा हुआ नहीं अभी तक। तो या तो लोगों ने तब हेजेमनी बाय कंसेंट भी तो होता है ना, उन्होंने मान लिया ना कि ये समय है, ये करेंगे, ये बिजनेस है, चलता रहे, इसलिए हम इसको इस तरह से कर लेते हैं। ये भी तो हो सकता है कि इतना सा स्पेस खुद ही आर्ट और एंटरटेनमेंट और इन लोगों ने छोड़ दिया है अपना, खुद उतना सा वो अपने हाफ में चले आए हैं। ये भी पॉसिबल है। हाँ, पर मैं जस्ट टू गिव यू द अदर साइड, कोई अगर आपको फिल्म इंडस्ट्री से इस बात पे अगर आप किसी से चर्चा करें तो उनका रिप्लाई यही होता है कि एक रंग दे बसंती बन सकती थी, एक लगान बनती थी, और उसके दिन पे ही बीजेपी की नैरेटिव की गदर भी बनती थी। ये जो फ्रीडम्स है वो कर्ब हो चुके हैं कि अभी कोई सेक्युलर एटमॉस्फेयर हाईलाइट करते हुए, या एक मैहूना बनती थी जहाँ पे टेररिस्ट होता था, एक रेडिकलाइज्ड हिंदू जो सिर्फ मुसलमानों को गोली मार देता था मुसलमान होने के लिए। ये बनी है फिल्में। आप असल में जिन फिल्मों की बात कर रहे हैं उसमें जैसे रंग दे बसंती जब बन रही है, तो रंग दे बसंती का जो विलन है, जो पॉलिटिशियन है, वो एसेंशियली क्या उस रिजीम का विलन है, या आप वो डिफेंस डील का जो करप्शन है वो कहीं किसी और एरा का तो नहीं है। मुझे लगता है थोड़ा सा उसमें और नॉनसेंस में जाना पड़ेगा। ये हो सकता है, ये कोई कहने को कह सकता है कि ठीक है, हम एक खास पीरियड में इस तरह की फिल्में आ रही थी, लेकिन क्या गदर और लगान लगभग एक समय में आना, ये कांग्रेस के उस समय की जो सरकार थी उसके ग्रैंड नैरेटिव को क्या बहुत ज़्यादा चैलेंज कर रही थी? क्या मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान विरोध कोई बीजेपी का स्पेस है। तो पाकिस्तान को तोड़कर एक देश बना देना, ये तो इंदिरा गांधी क्या हुआ है। हाँ, मतलब पाकिस्तान के पूरे नेशनल लाइफ का सबसे बड़ा शॉक, सबसे बड़ा झटका बीजेपी का दिया हुआ थोड़ी ना है। बीजेपी ने तो जो किया वो मतलब उसके मुकाबले बहुत ही मामूली सी चीज थी जो इंदिरा गांधी ने किया उसके मुकाबले। तो अगर ये पॉलिटिकल नैरेटिव है कि एंटी पाकिस्तान होना कोई पॉलिटिकल नैरेटिव है, तो इस स्कूल के प्रिंसिपल तो इंदिरा गांधी थी, ये तो स्टूडेंट टाइप के लोग। हाँ, मतलब इन्होंने क्या किया है, पाकिस्तान का क्या बिगाड़ पाए हैं ये? मतलब पाकिस्तान का कोई एक पता नहीं 2-4 बिल्डिंगें भी गिरा पाए या नहीं गिरा पाए 8 साल में। उन्हें पूरा का पूरा पाकिस्तान लगभग आधा तोड़ के निकाल लिया है। हाँ। तो पाकिस्तान
के खिलाफ अगर एक फिल्म बन रही है, बॉर्डर जैसी फिल्म जो एंटी पाकिस्तानिज्म को प्रमोट कर रही है, तो ये आज वो नैरेटिव इनके हाथ से फिसल गया है जरूर, लेकिन ये नैरेटिव कांग्रेस का है। कांग्रेस जब तक थी तब तक तो उसका नैरेटिव, कांग्रेस के शासन में लगातार आप पाकिस्तान की सारी दिक्कतें उनके उस समय हुई है। तो ये मैं ये आर्गुमेंट बाय करने के लिए तैयार नहीं हूँ कि कांग्रेस के समय में बहुत ज़्यादा कोई कांग्रेस रिजीम को चैलेंज करती हुई कोई फिल्में आई है। ये अगर इसको एक उस तरह से भी देख सकते हैं कि फिल्में हमेशा ही शायद ऐसी रही हैं जो पावर स्ट्रक्चर के साथ कदम ताल करती इन द सर्विस ऑफ सोसाइटी। हाँ। हाँ, ये बात तो आपकी सही है। वो नमस्ते लंदन का अक्षय कुमार याद आता है, जो सोनिया गांधी जी के बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रहा था। मनमोहन सिंह का फैन था बहुत बड़ा। और नहीं, ये सारे फिल्म मेकर, सारे बड़े, दिलीप कुमार से लेकर सायरा बानू, सारे लोग आके इन लोगों के साथ, प्रधानमंत्रियों के साथ फोटो खिंचाया करते थे उस समय। मतलब सरकार और फिल्म इंडस्ट्री का बहुत ही मतलब सिम्बायोटिक, बहुत मधुर संबंध ही रहा है। मतलब ये अभी कांग्रेस की सीट से चुनाव लड़े, लोग भूल जाते हैं। राज्यसभा वगैरह में गए हैं। अभी मोदी की तस्वीर आर्टिस्ट ये फिल्म मेकर्स के साथ आती है तो लोग चौंकते हैं, ये क्या हुआ है भाई, ये पहली बार नहीं हुआ है। हाँ, ये जो एक दोस्ताना है, ये थोड़ा पुराना है। मतलब इतिहास, भाई मैं कह रहा हूँ कि 2014 से इतिहास शुरू नहीं हुआ है, प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये नहीं कर रहा हूँ कि 14 के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है या 14 के बाद प्रॉब्लम बढ़ नहीं गई, ऐसा भी नहीं है। लेकिन ये पूरा जो एक, अगर एक बहते हुए पानी के तौर पर अगर एक आप इस पूरे नैरेटिव को देखें तो हर जगह नहाएंगे तो पानी अलग होगा, कुछ ऐड होगा, कुछ घटेगा जरूर, लेकिन मोटे तौर पर पानी वही है। ये उसी स्ट्रक्चर का पार्ट है जिसमें कि किसी खास तरह की फिल्में बनती हैं। वो आमतौर पर शहरी एलीट, ये लोग ज़्यादातर अगर फिल्मों में हीरो होते हैं, गांव की फिल्में भी बनती रही, उसमें भी जनरली एलीट होता है। आपका जो मार्जिन है, वो सोसाइटी का जो मार्जिन है वो फिल्म का भी मार्जिन है, बल्कि सोसाइटी का मार्जिन जितना बड़ा है वो फिल्म का मार्जिन उतना बड़ा भी नहीं है। दलित को दिखाने की कोशिश करते हैं तो कचरा कर देते हैं। हाँ। मतलब आप, और वो आप जिस समय की बात कर रहे हैं, अगर मान लें कि ये लगान की कहानी जिस समय है, उस समय क्या सोसाइटी में और कुछ नहीं हो रहा होगा? क्या वो पीरियड वही पीरियड नहीं होगा जिस समय की ज्योतिबा फुले से लेकर साहू जी महाराज और बाबा साहब आज़ादी से पहले के ये भी तो कहानियाँ रही होंगी, जिस समय उन्होंने पहली बार पढ़ना शुरू कर रहे होंगे, वो स्कूल जा रहे होंगे, गवर्नमेंट से के सामने असर्ट कर रहे होंगे अपने राइट्स के लिए, अपने लिए अलग मतदान क्षेत्र मांग रहे होंगे। ये इस पीरियड में की एक फिल्म अगर आप बनाते हैं और उसमें आप एक दलित करेक्टर उठाते हैं जिसके जीवन की अकेली खूबसूरती ये है कि उसका वो क्रिपल्ड है, हाथ उसके नहीं चलते हैं, इसलिए जब बॉल फेंकता है तो बॉल स्पिन हो जाती है, उसमें और कोई खासियत नहीं है। और वो एक सवर्ण सा दिखने वाला करेक्टर जो हीरो है, वो उस पर दया करके उसको ले आता है, इसलिए वो सामने आ जाता है और लोगों को लगता है कि ये नॉर्मल है। और उसके बाद ज़्यादातर जगह पे तो वो इनविजुअलाइजेशन है, यू कांट सी देम। आप अगर सारी, मतलब शाहरुख खान से लेके अक्षय कुमार, इन सारी फिल्मों में इनके जो नाम हैं, जो इनके नाम, क्योंकि भारत में आमतौर पर सरनेम जुड़ा हुआ ही है सब ज़्यादातर फिल्मों में, राजीव मल्होत्रा, कपूर, मतलब वो आप एक पूरा वो एक लगभग सारी फिल्मों में। अमर अकबर एंथनी में 3 अपर कास्ट हिंदू थे। अमर अकबर एंथनी। हाँ, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन तो बहुत है। और ये आपको पूरा, जैसे अब उत्तर भारत की सबसे बड़ी जातियों में जो सबसे ज़्यादा सरनेम्स हैं, उनका कोई हीरो शायद अभी तक नहीं आया है। कोई यादव हीरो शायद एक फिल्म में आया है अभी तक। हर साल इतनी फिल्में बनती हैं, शायद अब तक कितनी फिल्में बन गई होंगी पता नहीं। मुझे लगता है कि यादव सरनेम वाला एक वो नहीं, फिल्म के अंदर का जो कैरेक्टर का नाम है उसमें महतो के नाम से शायद एक सगीना महतो बनी है, जो इतने कई करोड़ लोगों का सरनेम होगा। तो ये सारे लोग तो हैं ही नहीं वहाँ पर, या आते हैं तो मतलब प्रकाश राज ने जब लाना शुरू किया तो वो साधु यादव, बच्चू यादव, मतलब सबसे खतरनाक विलेन, बच्चू यादव की इज्जत का हलवा। मतलब आप उसको या तो लाते नहीं हैं,
लाते हैं तो वो उसको डार्क पेंट करते हैं। तो ये इस तरह से फिल्मों ने जो हिंदू सोसाइटी का ग्रैंड नैरेटिव है उसको रिप्रोड्यूस कर दिया और उसके रेसिस्टेंस और उसके असर्शंस इसको इनविजुअलाइज कर दिया। इसलिए वो फिल्में बहुत वनीला टाइप की फिल्में बनी हैं। कोई फिल्म आमतौर पर एक दो फिल्मों को छोड़ दें तो कहाँ चैलेंज कर रही हैं आप सोसाइटी। अगर आप पावर स्ट्रक्चर देखें तो सोशल स्ट्रक्चर उसका एक मेजर पार्ट है। इस सोशल स्ट्रक्चर को अटैक करते हुए मुझे आमतौर पर साल में अगर मान लें कि एक बड़ा यूनिवर्स बनाएं कि 100 फिल्में बनती हैं तो 100 में 99 फिल्मों में ये पूरा कंटेंट मिसिंग होता है। आप एक ऐसा समाज बनाते हैं जब पता ही नहीं चलता है कि जैसे है। भाई आप यहाँ आपका एक आदमी सिएटल जाकर भी बसता है तो शादी करने के लिए जो एडवर्टीजमेंट देता है उसमें अपने कास्ट के कॉलम में डालता है। लेकिन जब हम एनआरआई दिखाते हैं तो ऐसे दिखाते हैं जैसे वो कास्टलेस एक एंटिटी है, फॉरवर्ड मूविंग जिसका कुछ जिसको इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। वो मतलब कास्ट ब्लाइंड किस्म का एक अजीब सा कैरेक्टर वो क्रिएट करते हैं जिसके जीवन में इसका कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये रियलिटी के करीब नहीं है। ये तो एक पहली प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम ये भी है कि वो अपने आर्ट फॉर्म के साथ भी न्याय नहीं करता है अगर वो लगातार इस तरह का दिखा रहा है। तीसरा कि आप सोसाइटी के बहुत बड़े हिस्से को अगर आप बातचीत के भी लायक नहीं मानते हैं, मतलब आप उसको क्रिटिसाइज भी नहीं करते हैं, यहाँ तक आप उसको ज़्यादातर फिल्में तो डार्क पेंट भी नहीं करते, पेंट ही नहीं करती हैं। वो उस पूरे कोलाज का मतलब है ही नहीं वो उसमें। तो ये इसको यूएस वगैरह में इसको लेकर तो काफ़ी बहसें हुई और वो उसको एड्रेस भी किया लोगों ने। आप CNN टीवी न्यूज़ चैनल देखिए, मुझे लगता है कि 2 से 3 घंटे भी अगर आप देख लेंगे तो एक ब्लैक एंकर उसमें खबर पढ़ता हुआ दिख जाएगा। आप पूरे दिल्ली का जिसको नेशनल मीडिया बोलते हैं, पता नहीं कैसे नेशनल है, लेकिन नेशनल मीडिया में आपको पहला दलित एंकर नहीं है। इस समय सना मेरे साथ है और सना आज पूरा देश आपको देख रहा है, पूरा भारत आपको देख रहा है और आप भारत की पहली ऐसी न्यूज एंकर हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं। उस टेक्नोलॉजी के आधार पर काम करेंगी, खबरें बताएंगी और आज आप पहली बार आज तक पर खबरें पढ़ने वाली हैं। तो मेरा पहला सवाल तो आपसे यही है कि आपको कैसा लग रहा है? सुधीर, my देश की सबसे पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चाटुकार हूँ। आपसे भी बड़ी चाटुकार हूँ। अभी आप तिहाड़ में वापस जा सकते हैं। मतलब आप कोई आदिवासी एंकर आपको जनरली नहीं मिलेगा, इक्का दुक्का ओबीसी एंकर मिलेंगे। तो आप ऑलमोस्ट 80-85% पूरी पॉपुलेशन या तो टैलेंट नहीं है या टैलेंट है आप उसको मौका नहीं दे रहे हैं, या आप मान रहे हैं कि लोगों की आदत है इसी तरह से देखने की तो हम उसको कंटिन्यू करते जाएं। कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। आप अगर पूछ लीजिए इस समय कि आपके चैनल में कितने दलित या ओबीसी एंकर हैं तो कहेंगे अच्छा आप कास्टिज्म कर रहे हैं। इंक्लूजन कास्टिज्म कैसे हो सकता है? लेकिन आपके अच्छा दूसरा सवाल आएगा, अच्छा तो आपको इसमें भी आरक्षण चाहिए। अरे भाई आप क्यों नहीं एक सिस्टम बना पा रहे हो जहां पर आपका टैलेंट का पूल इतना बड़ा हो जहां से आप हर जगह से बेस्ट टैलेंट ला सकें? तो ये किसने कहा है और ये क्यों है कि मतलब एक गोरी लड़की खबर पड़ेगी? ये कहाँ से आया है? ये आइडिया कहाँ से आया है? क्यों ये प्रॉब्लम आपको एयरलाइन इंडस्ट्री में है? ये सारी मतलब ये एक्चुअली डोमिनेंट नैरेटिव है। ये इस देश का कॉमन सेंस है। ये माना जा रहा है कि आपको अगर फिल्म में एक चोर दिखाना है तो उसके चेहरे का रंग थोड़ा सा आप डार्क पेंट करते हैं। तो ये हमारी माइथोलॉजी से भी आ रहा है। आपको तुलसीदास बता रहे हैं कि प्रभु रामचंद्र गौर वर्ण के थे। अच्छा जो होता है वो गोरा होता है, जबकि इस देश की आबादी को, पूरी आबादी को दुनिया गोरा नहीं मानती है। और स्किन कलर टोन का अगर कोई स्केल हो तो 80-90% लोग नीचे के साइड में ही आ रहे हैं, लेकिन नैरेटिव कुछ और चल रहा है। तो डिस्कनेक्ट है बहुत ज्यादा। तो यही तो हम सोशियोलॉजिकल रियलिटी जो इंडिया की है
वो यही रियलिटी है कि जो लोग इंडियन है उनकी ना ही कहानी है, ना ही उनका इंक्लूजन है, ना ही उनकी बात हो रही है। एग्जैक्टली इंडियननेस की जो परिभाषा बनाई गई खास करके एस्थेटिक्स और ब्यूटी के आइडिया में, उसमें फ्लॉ है। और ये बोलना कि सांवला होने से वो इंडस्ट्री के हिसाब से ठीक नहीं है, बिजनेस के हिसाब से ठीक नहीं है, भाई आपने क्या ट्राई किया, आपने क्या कोशिश की? अभी पारंजीत ने जो फिल्म बनाई कबाली, लगभग 700 करोड़ का बिजनेस करके गई। बहुत ही सांवले कलर का हीरो और सांवले कलर की हीरोइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप क्या वो एक्सप्लोर भी कर रहे हैं? क्या आपने एक्सप्लोर किया है कि आप ढूंढ के सांवला आदमी मत ढूंढिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ढूंढो, आप जब कास्ट कर रहे हो, लिस्ट बना रहे हो, लेकिन आप सबको अपने आप कंसिडरेशन में क्यों नहीं ले रहे हो? तो ये आप जो पूरा जो स्ट्रक्चर है उसके कंटिन्यूम में है, ये उसकी कंटिन्यूटी में है। इस वजह से आप राजा रवि वर्मा जब वो देवता के पहले बार कैलेंडर बना रहे हैं, हमारा कॉमन सेंस तो इस तरह से डेवलप हुआ है ना कि भाई देवता कैसे होते हैं। तो इसके लिए तो आप बहुत अमूर्त किस्म की तस्वीरें थी, किस्सों में थी, आपके ओरल ट्रेडिशन से और कुछ लिखे हुए टेक्स्ट से आपको आ रहा था कि देवता ऐसे होते हैं, असुर ऐसे होते हैं, राक्षस ऐसे। ये कहानियाँ आई। इसको जो फॉर्म मिला कि कैसे होते हैं, वो फॉर्म जाके मिलता है 2 जगह से। एक तो जब पहली बार छापा खाना में कलर प्रिंटिंग शुरू हुई और राजा रवि वर्मा ने देवताओं की तस्वीर बना के कैलेंडर छापना शुरू किया बड़ी संख्या। वही राजा रवि वर्मा ने जैसा बनाया वही हमारा देवता वैसे ही है वो। अब अगर इसमें प्रॉब्लम हुई कई बार कि भाई कृष्ण तो सांवले हैं, अब सांवला देवता दिखाएंगे तुम लोग मानेंगे नहीं। तो राजा रवि वर्मा ने इसका एक समाधान निकाला, एक सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने कृष्ण को नीला बना दिया। आप अपने घरों में अगर देखेंगे, अभी भी आप अमर चित्र कथा वगैरह में देखेंगे, तो कृष्ण जो है, अब कहानियों में सांवले हैं, सांवले बना नहीं सकते हैं। सांवला लोगों के लिए, बाकी जो आपने पूरा सिखा के पढ़ा के तैयार किया आदमी को, वो आदमी के लिए देवता का एक रंग है, तो सांवला बना दिया। शिव को नीला बना दिया। मतलब आप वो जो आपने कॉमन सेंस को डेवलप किया, ये बाद में जाके टीवी सीरियल से और फिल्मों से ये और पुष्ट हुआ। जैसे अब दादा साहब फाल्के जब फिल्में बनानी शुरू की तो 11-12 सारी फिल्में उन्होंने धार्मिक फिल्में बनाई। मतलब आप फिल्मों की शुरुआत भी भारत में बहुत अजीब तरीके से होती है। तो वो वही जो मैथोलॉजी है जो कि कास्ट सिस्टम और जेंडर के बीच के भेदभाव को इंडोर्स करता है, जिसको सैंक्शन करता है, वो आपका सोर्स बनता है फिल्म मेकिंग का। भारत की सारी शुरुआती फिल्में सोर्स होती हैं उसकी कहानियाँ। राजा हरिश्चंद्र पहली फिल्म बनी है और सारी फिल्में शुरू में वो बनती हैं। तो असल में जिसको बोलते हैं ना कि ग्लास में भांग नहीं पड़ी हुई है, वो कुएं में ही पड़ी हुई है। हाँ उसको उससे आप जितनी ग्लास बनानी हो बनाओ, उससे कुछ भी करो, वो भांग वहाँ पड़ी हुई है। तो ये पूरे इंडियन सोशल सिस्टम के साथ अगर आप सिचुएट करेंगे तो इन फिल्मों में क्या हुआ है और क्यों हुआ है ये समझ में आएगा। चालू होता है हमारी माइथोलॉजी से, फिर आता है माइथोलॉजी की प्रेजेंटेशन से, फिर वो प्रेजेंटेशन से एक कॉमन एस्पिरेशन आता है और वो एस्पिरेशन को केटर करने के लिए इंडस्ट्री आती है। वो एस्पिरेशन को केटर करने के लिए इनको फ्रीडम चाहिए। अब हाँ, अब यहाँ पर आपके जो अनफेटर्ड फ्रीडम चाहिए, लेकिन अगर उसका कोई मॉडल है तो वहाँ पर फिर आप कुछ बना नहीं पा रहे हैं। वहाँ पर आप कोई इस सिस्टम को, सिर्फ सोशल सिस्टम की बात नहीं है, आप इस इकोनॉमिक सिस्टम, किसी भी चीज़ को आप ऐसा कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इवन जो थोड़ा सा आपके इकोनॉमिक सिस्टम को और थोड़ा सा सोशल सिस्टम को चैलेंज करने वाली जो फिल्में 70s 80s में बनती हैं, न्यू वेव सिनेमा जिसको बोलते हैं, NFDC फंडेड, जो तो जिसमें श्याम बेनेगल से लेके मृणाल सेन और वो सारे गौतम घोष वगैरह सब आते हैं, पार आक्रोश वगैरह, एक सीरीज ऑफ फिल्में बनती है। ये कितनी बड़ी आयरनी है कि सिस्टम को चैलेंज करने के लिए कुछ होता हुआ दिख रहा है और वो सरकार उसके लिए पैसे दे रही है।
इसका मतलब है कि आप सरकार को दरअसल चैलेंज नहीं कर रहे। सरकार ने एक आपको दे रखा है कि ठीक है कोने में जाकर रो यार, रो लो तुम, ठीक है, मतलब ठीक है, बहुत रोना पीटना मजा, बड़ा गरीब देश है, तुम रोना है ना, रो यार, हम पैसे दे रहे हैं ना, हमारे पैसे से रो ना, हम तुमको रूम दे रहे हैं, वहाँ रहो, सब खाने पीने को मिलेगा, तुम रो। सो ये कोई रिबेलियन जैसा कुछ नहीं था ये वो। और उसमें फिर आपको नेशनल अवार्ड्स मिलेंगे, आप सरकार की कमेटी में आओगे, फिर सेंसर बोर्ड में आओगे, आप फिर राज्यसभा मिलेगी। तो ये पूरा एक वो पावर एक्चुअली कई बार ना ये भी है कि जो अपोजिशन है, पॉलिटिकल सेंस में नहीं बोल रहा हूँ, किसी नैरेटिव का जो अपोजिशन है वो भी अगर आपका आदमी है, वो होती है जीत। असल में जीत वो नहीं है कि आप पावरफुल हैं, सामने वाले को दबाए जा रहे हैं, सामने वाला रेसिस्ट कर रहा है और आपने उसको दबा दिया, ये असली जीत नहीं है। असली जीत ये है कि सामने वाला जो आप एक्चुअली उसको आप एक स्टेज पर आपके दो खिलाड़ी हैं, दोनों आपके खिलाड़ी हैं, इंडिया ए वर्सेस इंडिया बी। हाँ एग्जैक्टली। तो इसमें आपका एनएफडीसी नैरेटिव और इधर मनमोहन देसाई नैरेटिव में जिसकी भी जीत होनी है, जीत आपकी होनी है, आपके पैसे, मतलब आपके स्ट्रक्चर का पार्ट, वो दोनों नैरेटिव आपके स्ट्रक्चर का पार्ट है। बेसिकली सर, अगर हम 3 जन हैं, मैं, आप और एक तीसरा जन है जो 3 पत्ती खेल रहे हैं साथ, और मैं और वो डिसाइड करें कि भाई आज जो भी होगा ना हम दोनों तो 50-50 करेंगे, तो हारेगा कौन? हो गया, खेल हो गया, फिर तो खेल हो गया ना। तो जिसको जैसे हम लोग कहते हैं कई बार कि शंकराचार्य और मंडन मिश्र में शास्त्रार्थ हुआ और बौद्ध धर्म हार गया। भाई हिंदू धर्म की 2 धाराएं हैं आपस में, वो सगुण धारा और निर्गुण धारा, या जो एक ब्रह्म और व्यक्ति एक है और 2 अलग अलग हैं, द्वैत और अद्वैत के बीच का झगड़ा हो रहा है, और इस झगड़े में बौद्ध धर्म हार रहा है। हाँ। तो ये जो एनएफडीसी वाला जो आर्ट फिल्म या रिबेल वाला जो मॉडल था ना, ये एक्चुअली इस नैरेटिव का ही पार्ट था। वो नैरेटिव को ये कहीं से भी चैलेंज नहीं कर रहा था, बिकॉज अगेन उनकी गेज सही जगह नहीं थी, वो देख ही नहीं पा रहे थे। वो आप समझिए कि 70s-80s में फिल्म बन रही है और आप उस समय बीएसपी जैसी पॉलिटिकल पार्टी का इमरजेंस देख ही नहीं पा रहे थे। आप दलित पैंथर को नहीं देख पा रहे थे उस समय, आप नामांतर मूवमेंट को नहीं देख पा रहे थे झारखंड ये के महाराष्ट्र के। आप उस समय इस बात को नहीं देख पा रहे थे कि कर्पूरी ठाकुर से लेकर रामनरेश यादव जो आगे चलकर आपको मंडल कमीशन तक जाता है, आपकी पूरा देश बदल जाता है, मतलब पूरे देश का पूरा चेहरा बदल जा रहा है, उसको ये कैप्चर नहीं कर पा रही फिल्म। हाँ। मतलब मंडल कमीशन की वजह से जो पूरा टर्मोइल हुआ, जिसमें 30-32 लोगों ने आत्मदाह किया, इतना कुछ हुआ, इस पर कोई फिल्म ही नहीं बन रही। कोई मतलब आप इसमें से ज्यादातर कहानियां तो ऐसी है जिसमें कि आप सिर्फ हीरो वगैरह बदल दें और देश को बदल दें तो लगे नहीं किस देश की कहानी। हाँ। इस देश में होने वाली बड़ी घटनाएं दर्ज ही नहीं हो रही हैं फिल्म में। क्या है डर ये सब्जेक्ट्स पे एक अपर कास्ट फिल्म मेकर का फिल्म बनाने में? भाई एक तो सीधे सीधे है कि देखो फॉर्मूला अभी तक जैसा है, फिल्म ऐसी बनती थी, ऐसी चलती है, ऐसी चलेगी, क्यों जोखिम लें? पहला तो ये है कि सीधा अगर पैसा मोटिव होता ना, अगर सिर्फ पैसा कमाना मोटिव होता ना, तो मुझे लगता है कि ऐसी फिल्में बनती। पैसा मतलब बहुत बड़ा लेवलर है। पैसे को मैं बहुत अच्छी चीज मानता हूँ इस मामले में कि अगर मुझे एक फिल्म से पैसा बनाना है और इस देश में ओबीसी, एससी और एसटी की पॉपुलेशन 80% है, तो उनकी सेंसिबिलिटीज के हिसाब से मैं अगर फिल्म बनाऊं और वो 1000 करोड़ का बिजनेस कर सकती है, इस पॉसिबिलिटी पे मैं काम जरूर करूंगा। अगर पैसा मेरा मोटिव है तो, हाँ। सिर्फ पैसा अगर मेरा मोटिव है तो मुझे ये ट्राई करना चाहिए ना एटलीस्ट। तो इसको ट्राई भी नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो फिल्म मेकर, फिल्म इंडस्ट्री, स्टूडियोज, फिल्म बनाने वाली अब जो कंपनियां आ गई बड़ी, वो जो ग्लोबल कंपनियां आई, उनके जो इंडियन एम्प्लॉयज हैं और बॉसेज हैं, या नेटफ्लिक्स और अमेजन के जो इंडियन बॉसेज हैं, वो अपने कास्ट प्रिविलेज्ड पोजीशन से जब उनको देखते हैं तो उनको लगता है कि ये नो गो एरिया है, ये क्या है, मतलब ये क्या, ये क्यों करना है। ये बहुत कॉन्शियस डिसीजन है, मुझे नहीं लगता है कि ये, और ये अगर
ये कंपनियां अगर गोरे चलाएंगे ना तो मुझे लगता है वो ज़्यादा स्पेस दे पाएंगे। 100%। उनको लगेगा कि अगर यहाँ पर ऑडियंस है, ये वो अगर ये सारी वो पुष्पा की कामयाबी को देखकर वो उनको ये लग सकता है कि हम क्यों भाई लकड़ी काटने वाला आदमी को हीरो क्यों नहीं बना सकते हैं? अगर फिल्म इतना रुपया दे के जा रही है तो पैसा कमाना है ना, बैलेंस शीट देखनी है ना, टॉप लाइन देखना है लास्ट में साल के, तो टॉप लाइन देखना है तो ऐसी फिल्में बनाओ। 2 पॉइंट मतलब इंडियन ऑडियंस तो बहुत ही बड़ा है। हमारा डायस्पोरा तो बहुत बड़ा है, साउथ एशियन डायस्पोरा जिसको हम बोलेंगे, इंडियन डायस्पोरा बोलो, कुछ भी बोलो, बहुत बड़ा ऑडियंस है, मार्केट बहुत बड़ा है। बट जैसे वहां पे भी मैं देख रहा हूँ इंडियंस को तो देना चाहते हैं स्पेस। हाँ, इंडियंस को जो स्पेस वहाँ दे, जो आप वेस्ट में देना चाह रहे हैं ना, चाह रहे हैं बहुत सारे वो लेकिन वो एक्चुअली एनआरआई इंडियन को, हाँ एनआरआई इंडियंस को देना चाह रहे हैं वो स्पेस। और लेकिन अब थोड़ा सा उसको लेकर उसके अंदर वो उसके फॉल्ट लाइंस और उसको वो अब लेयर्स में देखना शुरू किया उन्होंने। इस बीच में आप देखेंगे कि यूएस की कई बड़ी यूनिवर्सिटीज़ ने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को डिस्क्रिमिनेशन की कैटेगरीज में उन्होंने इंक्लूड कर लिया है। और इसका मतलब ये भी है कि कास्ट वगैरह को लेकर दी जाने वाली गालियाँ या कोई भी डिस्क्रिमिनेशन वहाँ किसी भी स्टूडेंट का करियर ख़राब कर सकती है। तो ये जो नया सेंस बना है, अभी तक वो कॉलोनियल जो देश में इंस्टीट्यूशंस थे और इसकी वजह से वो इंडियंस को एक ब्लॉक के तौर पर पीड़ित या मतलब परसिक्यूटेड मान रहे थे। ये गेज अब उनकी बदल रही है और वो मान रहे हैं कि जो ब्लॉक है इसके अंदर फिर इंटरसेक्शनलिटीज़ हैं, ये मोनोलिथ नहीं है, एक ब्लॉक नहीं है, और इसके अंदर भी कुछ लोग हैं जो अपने से नीचे को फिर वो सब्जुकेट कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। तो ये जो नई गेज है जिसको कि एक्चुअली ये पिछले 12-15 साल की कहानी है, लोगों ने बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा डरबन कॉन्फ्रेंस के बाद से ही जो दलित एक्टिविस्ट वगैरह हैं वेस्ट में उन्होंने इसको उठाना शुरू किया। फिर कनाडा में कॉन्फ्रेंस हुई, फिर बाद में कई सारे ऑथर्स ने लिखना शुरू किया उस पर। सूरज इंगडे उसमें हैं, याशिका दत्त हैं, इजाबेल विल्किंसन हैं, कॉर्नेल वेस्ट हैं, कई सारे वेस्ट के बड़े स्कॉलर्स ने इंडियन और जो वहाँ के हैं यूएस के वो उन लोगों ने इस इशू को उठाया। फिर इस बीच में वो सिस्को में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का केस हुआ जिसमें कि 3 इंडियंस के बीच का था मामला, जिसमें कि एक लोअर कास्ट के एम्प्लॉय को 2 अपर कास्ट के एम्प्लॉयज़ ने जो उत्पीड़न किया उसको लेकर कैलिफोर्निया स्टेट ने केस किया। उसके बाद गूगल में अभी पिछले ही साल जो तेनमोई सुंदरराजन का जब स्पीच होने वाला था कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पर, तो गूगल के इंडियन एम्प्लॉयज़ ने वहाँ पर रिवोल्ट कर दिया कि हम इनको नहीं आने देंगे और ये तो मना करो, इसको रोको। तो गूगल, ये पूरी दुनिया अब इन चीज़ों को जान रही है कि और गूगल ने रोका उनको, नहीं फाइनली रोका उनको। और उसको कंपनसेट करने के लिए एक हिंदू सुपरमेसिस्ट स्पीकर को भी रोक दिया कि चलो उनको भी रोक दिया। ये बैलेंस किया इस तरह से उन्होंने गूगल। पर ये कैसे, मतलब जो शोषण कर रहा है, हाँ, उनकी तो आवाज जानी चाहिए, तो उनकी तो आवाज ऐसी ही है, तो उनकी आवाज तो हर न्यूज़ चैनल हर जगह है। तो ये और फिर अब जो फिल्म बन रही है आवा डुवर्नी की, और फिर जो दलित एम्प्लॉयज हैं उनको किस तरह से बंधक बना के मंदिर का काम करवाया गया अमेरिका में, न्यू जर्सी में, $1 1 घंटे का। तो ये सारे एक साथ इतनी सारी चीजें फूट के आई है वहां पर कि अब वो वेस्ट भी इंडियंस को इस नाते कि आप बड़े बेचारे हैं और आपने तो अंग्रेजों का जुल्म झेला है इसलिए आप आ जाओ, ये वाला किस्सा खत्म हो गया। दैट स्टोरी हैज एंडेड। और ये रही सही थोड़ी बहुत कसर निकल जाएगी थोड़ी समय में कि वो कर क्या रहे थे एक्चुअली। जो पर्सन ऑफ कलर का जो ब्रॉड कैटेगरी बनती थी ना, वाइट्स एंड पर्सन ऑफ कलर, तो हम पर्सन ऑफ कलर हैं और हम बड़े बेचारे हैं, हमको यहाँ पर आप अपने डाइवर्सिटी प्रोग्राम में इंक्लूड कर लो। इधर मतलब वही इंडिया में आके फिर रिजर्वेशन बहुत बुरा है, देश बिगड़ जा रहा है। ये दो चीजें इंडिया के लिबरल्स को, क्या इंडिया के लिबरल लोग को पेलने वाली बात है। जब ये एनआरआई करते रहे, ये लिबरल लोग जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं ना, साले अमेरिका में नहीं करते वो ह्यूमन राइट्स की बात ना, तो इधर बैठा रहता है इधर उधर वहाँ पर वो हाय माई बाप, हमारे साथ बड़ा जुलूम हुआ है
और यहाँ पर मतलब वो बहुत ही अलग अजीब तरीके से वो खुद को प्लेस कर रहे हैं और मॉडल माइनॉरिटी के तौर पर। क्योंकि देखिए ब्लैक डाइवर्सिटी का पूरा आइडिया ब्लैक्स के स्ट्रगल से आया है। बहुत ही मतलब वो ब्रूटल ऑपरेशन और उसका बहुत हेरोइक रेजिस्टेंस से आया है। बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं, इन्होंने खून दिया है ब्लैक्स ने, और इसकी वजह से डाइवर्सिटी आया है। अब ये जो यहाँ पर ऑपरेशन है वहाँ हम माइनॉरिटी बन के वो उनके पोजीशंस खा रहे हैं। तो ये चीज अब वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम हो रही है। और ब्लैक्स के राइट को आप वाइट, भाई ये लोग तो खुद को वाइट ही प्लेस कर रहे थे शुरुआत में। तो ये खुद को अमेरिकन सिटीजनशिप जब लेने गए थे तब तो ये क्लेम करके गए थे कि आर्यंस हैं और वाइट्स हैं। केस किया था तो ये मतलब जो उसमें हो क्या रहा है कि जैसे वो अगर अमेरिकन सोसाइटी के कास्ट सिस्टम की तरह देखें ना तो वाइट्स हैं, उसके बाद फिर ब्राउन्स हैं, फिर ब्लैक हैं, ऐसी हायरार्की बनेगी ना। तो ये जो बीच की जो कैटेगरी है ना, इसने ब्लैक्स को परमानेंट ब्लैक बनाने के लिए वाइट्स के साथ वो एसोसिएशन में चले गए हैं। लेकिन वो क्योंकि एक मोरल सोसाइटी है, वहां पर इस तरह के सवाल होते रहे, लड़ते रहे वो, और वो अपने आप से लड़ते रहे। वो उन्होंने मतलब अपने आप को पर्ज किया है कई बार। तो इसको वो इस तरह से वो देख पा रहे हैं कि अब ये प्रॉब्लम है। तो वो वाला जो इंडियन डायस्पोरा के अच्छे दिन थे वो गए। अब वो अगर सोशल साइंसेज में किसी को एडमिशन देना है तो पूछ ले रहे हैं कि भाई कास्ट लोकेशन आपकी क्या है, या कास्ट लोकेशन बताकर अगर कोई जा रहा है तो वो प्रेफरेंस पा सकता है। और उनको लेकर वो एक सिंपैथेटिक नजरिया सामने उनका आने लगा वाइट्स का। तो ये नया हुआ है। ये 10 साल की, पिछले 10-12 साल की कहानी। तो इसमें इसको वहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हैं उन लोगों ने इसको अचीव कर लिया है। अब राजीव मल्होत्रा जी टेंशन में सारे लोग, वो सुहाग शुक्ला और वो सारे लोग अब कि नहीं जी हिंदुओं में तो कास्ट होता नहीं, हमारे यहाँ तो कर्म का विभाजन होता है जी, जन्म से तो होता ही नहीं है जी, क्या क्या तो मतलब, और हम तो माइनॉरिटी हैं जी, हम पे भी ऐसी नजर रखोगे क्या, हमारे मतलब हम तो ऐसे ही परसिक्यूटेड हैं। What our fellow opponents are doing, unfortunately, is they're equating caste with South Asia, which is really looking at how caste is visualized through their own self. Now, if you come to our part of the world, that works very differently, right? And so what has been held as a synonym to caste is looked at within a certain Savarna caste people who are afraid. Because if you're talking about Hindus, it's not just Savarna Hindus. There are people across caste who practice Hindus, the backward caste, and various people from various hierarchies within the caste system. So does it happens. You see that in Sikh community. You see the separate churches that are also operate also in America. So does you see what happens within the Muslim community. Now, let me tell you. It is to all other groups except the Vishwa Hindu Parishad and the nationalist rhetorics that are operating as an outshoot of this government, that are operating there in the US, are the ones who are protesting. But the Muslim groups... Because they fear being singled out. No, but the Muslim groups... who also stand a chance if it is the Sikh groups, the Christian groups have not opposed this. Suhag Shukla, why aren't Sikhs and Muslims opposing? Why? Because they are part of a nexus of anti-Hindu activism. You bring up the current government, I'm sorry, but the Prime Minister comes from an OBC background. The current President comes from a Dalit background. The former President comes from an SD background. No, so this idea of trying to present Hindus as somehow fragile or opposing this policy because we want to continue to discriminate, I think is obfuscating the facts. Oh my God! तो क्या बोलेंगे सर? नहीं, अब मैं पूछूंगा ऐसा कैसे हुआ? अजीब तरह का किस्सा अब ये सामने आ रहा है, अब खुल रहा है। ये चलने वाली चीज है नहीं, क्योंकि मास कम्युनिकेशन के मीडियम, सोशल मीडिया की वजह से ये सारी कहानियां वहां भी तो जा रही हैं। उनको मालूम है ना सीवर डेथ की कहानी, ऐसा तो है नहीं कि न्यूयॉर्क टाइम्स में नहीं छप रही बस। तो ये अब वो न्यूयॉर्क टाइम्स में पूछेंगे ना भाई,
तो ये नया समय है। ये सोशल मीडिया ने एक्चुअली पूरे जितना मतलब 5000 साल में या 3000 साल में या 2000 साल में, पता नहीं कितनी लंबी कहानी है, बहुत डॉक्यूमेंटेड भी नहीं है, लेकिन जब से हम लोग जान रहे हैं तब से तो है ही है। ये इस कहानी में बहुत डिसरप्शन पैदा कर दिया है। अचानक से पता चला कि दलित ऑर्गेनाइजेशंस ने सोशल मीडिया के जरिए खुद को मोबिलाइज करके देश भर में भारत बंद करा दिया। मतलब पिछले 30 साल का सबसे बड़ा भारत बंद था। रोहित वेमुला की घटना होती है और अगले दिन कम से कम समझिए तो 500 कैंपसेज में इस देश में प्रोटेस्ट हो जाता है। ये जो एक जो ग्रुप फॉर्मेशन की ताकत दी है सोशल मीडिया ने, ये सवाल तो हमेशा थे, लेकिन क्योंकि लिखने पढ़ने का अधिकार नहीं था तो वो ग्रुप फॉर्मेशन की प्रोसेस रुकी हुई थी। ये अचानक से अनलीश हो गई है। ये प्रोसेस जैसे ही अनलीश हुई है, वो ग्रुप फॉर्मेशन से अरे उनको मारा है तो कंपनसेशन नहीं दिया है, कंपनसेशन मांगो 50,000 60,000 70,000 लोग ट्वीट कर रहे हैं कि सरकार को कंपनसेशन देना चाहिए। तो सरकार जब देख रही 70,000 लोग बोल रहे हैं कंपनसेशन देना, दे दो। मतलब ये नहीं हो रहा था ना। करेक्ट। एक गांव की कहानी बन के रह जा रही थी, जो उत्पीड़न की कहानी, कि भाई उसने घोड़े से उतार दिया शादी के समय में। अब इसका वीडियो आ गया। या एक जबलपुर के सामने या कहीं पर रतलाम में कहीं पर वो दूल्हा था, वो निकला तो पत्थर फेंकने लगे, दलित दूल्हा था, तो उसने हेलमेट पर लगा लिया। अब इसका वीडियो आ गया। वीडियो आते ही उसके बाद आप बोलते रहो कि हमारे यहाँ जो कास्ट सिस्टम है वो जन्म आधारित है कि कर्म आधारित है कि गीता से है कि किस श्लोक से। पत्थर फेंक रहे हो, ये है कास्ट सिस्टम, और उसको हेलमेट लगाना पड़ रहा है, ये कास्ट सिस्टम है। वो सब बाकी कहानी घोड़ा पे बैठ के हेलमेट पे जा रहा है, इससे ज्यादा मतलब या क्या देखना चाहेंगे लोग। और यूपी में एक गांव में थाली बजाते हैं, वो गुजरात में अभी भी नहीं, वो शादी हो रही है और वो पूरे गांव के अपर कास्ट उस दिन घर में ताला बंद कर चले गए, बायकट करके। ये हुआ। एक किस्सा हुआ जिसमें कि 200 पुलिस वाले लगाने पड़े कि इनकी वजह बारात गुजर जाए। तो अब आप बताते रहो कि उपनिषद से आया कि वेद से आया, दिख तो रहा है, दिख ये रहा है ना, कहानी ये सामने आने लगी। और ये वीडियोस लाखों करोड़ों की संख्या में व्हाट्सएप से इधर से उधर घूम रहे हैं। इस समय आपको वो किसी और मेन स्ट्रीम का तो मोहताज ही नहीं, वो मेन स्ट्रीम नहीं बताया, कोई बात नहीं। रोहित वेमुला की कहानी मेन स्ट्रीम में कहाँ आई थी? नहीं, बहुत जिस दिन जाके प्रोटेस्ट हुआ तब जाके फर्स्ट रिपोर्टिंग हुई। SC/ST एक्ट के खिलाफ 18 अप्रैल को भारत बंद होने वाला है और उस दिन 15 से 20 लाख लोग सड़कों पर उतरने वाले हैं। ये कहानी 18 अप्रैल को सुबह के किसी अखबार में तो नहीं छपी थी ना। नहीं। तो क्यों नहीं छपी थी? क्योंकि आपका रिपोर्टर वहां जाता ही नहीं है, क्योंकि आपका रिपोर्टर ही नहीं है शेड्यूल कास्ट का। भाई कैसे जाएगा भाई? उस गेटो में क्या हो रहा है वहां? लोगों ने, ऐसे तो नहीं हुआ कि अचानक से मेरा मन किया सारे लोग निकल के सड़क पे आ गए। भाई पोस्टर बने होंगे, ट्रक बुक किया गया होगा, बैनर बने होंगे, जाना है, उसकी मीटिंग हुई होगी। तो वो जो सोसाइटी में इतनी बड़ी चर्निंग चल रही थी, ये चर्निंग आपको नजर क्यों नहीं आ रही थी एक दिन पहले तक? क्यों? और ये चर्निंग जब नहीं नजर आ रही थी, इसका मतलब है कि आपका कोई कनेक्ट ही नहीं है। जो भारत का मीडिया है उसका रियल इतनी बड़ी आबादी के साथ कोई कनेक्ट ही नहीं है। आपका आपका हर अखबार में एक शेड्यूल कास्ट का एम्प्लॉय हुआ होता तो बता देता अपने बॉस को जाके, बॉस कल काफी बवाल होने वाला है, थोड़ा देख लो, मतलब खबर दो मत दो, लेकिन पता कर लो कुछ हो रहा है। ये बताने वाला नहीं था। ये वहां पर हुआ था जब आपका डेट्रॉइट राइट्स हुए थे 1967-68 के। तो उसकी जांच करने के लिए वहाँ की जो फेडरल गवर्नमेंट है, उन्होंने कर्नर कमीशन बनाया था और उन्होंने ये बताया कि ये जो पूरा अनरेस्ट है और इसके बारे में जो स्टेट को पता नहीं चला, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि यूएस मीडिया में ब्लैक्स है नहीं। पता ही नहीं वहाँ कि वो शिकागो में ब्लैक्स जो क्या चल रहा है। वो निकल के आ जाएंगे और आपके सारी दुकानों को जला देंगे गुस्से में। इसकी खबर ही नहीं थी, तो पूरा उन्होंने मेन मार्केट आके जला दिया। तो उन्होंने उस समय वो पॉइंट है डेट्रॉइट राइट्स, जिसके बाद यूएस ने तय किया कि हर न्यूज रूम में ब्लैक्स होना चाहिए। एंड इट्स गुड बिजनेस कि हमारे ब्लैक्स के अंदर मिडिल क्लास है, वो भी प्रोडक्ट खरीदता है, उसको वहां को ये सेंस आज तक नहीं आया। स्पोर्ट्स में भी आ गए ना सर, स्पोर्ट्स में भी आ गए।
म्यूजिक तो उन्होंने पकड़ लिया। अरे म्यूजिक पकड़ लिया, कल्चर पकड़ लिया, और कॉमिक सबसे आइकॉनिक कॉमिक अगर आप पूछेंगे तो डिबेटेबल है, पर रिचर्ड प्रायर रहे हैं, काफी आइकॉनिक कॉमिक थे वो। मतलब फिल्म में आपको भर क्या है, टेलीविजन में अभी जो उसके यूएस मीडिया की डाइवर्सिटी रिपोर्ट है उसके हिसाब से जो लीड जो वहाँ के सीरियल्स हैं उसका जो लीड जो करेक्टर होता है उसके टोटल नंबर्स के हिसाब से टोटल पॉपुलेशन वहाँ 12 या 13% के आसपास है। 18% लीड करेक्टर्स आर ब्लैक, तो वो पॉपुलेशन ज्यादा है, व्हिच इज गुड। तो ये और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने 70 में मान लीजिए अगर शुरू होता है ऑलमोस्ट तो 30 और 20 50 साल में कर लिया पूरा। हमारे 50 साल क्या करने में गए? 90 में तो इनको पता चल गया था ना कि जब मंडल कमीशन का प्रोटेस्ट हुआ का सेंसस कभी ना कभी तो होगा। हाँ, निश्चित रूप से आगे चल के कभी तो मंडल कमीशन का जब प्रोटेस्ट हुआ तो अपर कास्ट के यूथ उसमें प्रोटेस्ट में आ गए, लोगों ने खुद को जला लिया, सड़कें जला दी, पूरा देश अस्त था उस समय। नॉर्थ इंडिया देश, हम लोग कई बार देश मतलब दिल्ली और आसपास गिनते हैं। तो उस समय तो मीडिया में के डाइवर्सिटी के क्वेश्चंस आ गए थे, उस समय रिपोर्ट आ गई थी, उस समय सारा कुछ पता तो चल गया था। भाई केनेथ कुपर ने जो वाशिंगटन पोस्ट के साउथ एशिया ब्यूरो चीफ थे, उन्होंने बाकायदा वाशिंगटन पोस्ट में खबर लिख दी थी कि भाई दलित मिसिंग है यहाँ। तो ऐसा तो है ही नहीं कि यहाँ के पावर स्ट्रक्चर को पता नहीं था कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन आज भी नहीं है। और ये अगर कर लिया होता इन्होंने तो 2018 का 2 अप्रैल का जो भारत बंद था इसकी वायलेंस रुक जाती है। अगर ये पहले से स्टेट को पता होती कि इतना बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है, हो सकता है स्टेट ने इस प्रोटेस्ट के बाद तो फिर उन्होंने एक्ट किया ना। हाँ। तो वो SC ST एक्ट को वापस बहाल किया। तो अगर ये रिपोर्ट हुआ होता तो गवर्नमेंट हो सकता है पहले ठीक कर लेती। ये वायलेंस होने के चांसेस अगर वो पहले प्रेडिक्ट कर पाते मीडिया, अगर वहां पर इनके लोग होते और मीडिया में अगर उनके लोग होते तो ये इस तरह की घटनाएं रुक सकती हैं। तो बेसिकली सर इंक्लूजन और कास्टिज्म में बहुत फर्क है। अगर आप इंक्लूजन को कास्टिज्म मान के चलेंगे ना, हाँ, तो वो गलत हो जाएगा। हाँ। ये लोग ऐसे सोच रहे हैं कि किसी का कास्ट पूछने से कि भाई आप कहाँ से आते हो जरा बताइए, कौन से समाज से आते हो ये बताइए, हमें बरोबर इंक्लूड करना है सोसाइटी को। एग्जैक्टली। तो इंक्लूजन पूछना आई डोंट थिंक कास्टिज्म है। इंक्लूजन के लिए पूछना कास्टिज्म नहीं है। नहीं है। और उसमें देखिए प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जहां पर भी आप इंस्टीट्यूशंस और इंडस्ट्री इसके बीच में जहाँ पर इंटरेक्शन है और वहाँ से आप अगर टैलेंट ला रहे हो तो हो सकता है आपको डिफरेंट सोशल ग्रुप्स का टैलेंट मिलता है। अगर आपने मीडिया स्कूल से स्टूडेंट उठाए तो आपको मीडिया में डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के लोग मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर तो हैं। या जो जितने ये आपको थिएटर्स जो देश भर में हैं इनके उनको देखो, आप वहाँ से टैलेंट लाओ। लेकिन क्योंकि ये सारे सिस्टम असल में चल रहे हैं रेफरल्स पे, वो मैं भेज रहा हूँ देख लेना अच्छा करता है, या वो मेरा एक है वो ठीक काम कर रहा है उसको देखो ये अच्छा कर रहा होगा। अगर ये सिस्टम है, एंट्री का सिस्टम अगर ये है तो ये नेपोटिज्म रेफरल, तो ये सिस्टम तो फिर एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर को रिप्रोड्यूस इसलिए करेगा क्योंकि जो है वो अपने जैसा एक आदमी को ही जानता है। आप जानते किसको हो? ज्यादातर लोग के लाइफ में प्राइमरी सोशलाइजेशन उन्हीं के बीच है। प्राइमरी सोशलाइजेशन बहुत प्राइमल है बेसिकली। हाँ, और उन्हीं के बीच है, एक जैसे लोगों के बीच है। हाँ। आपकी शादी होती है, जैसे शादी की लिस्ट आप देखो, गेस्ट की लिस्ट, हाँ, तो ज्यादातर शादी की लिस्ट में 90% लोग एक ही कास्ट के होते हैं ना। हाँ। जिस कास्ट के आके और बाकी 10% होते हैं वो इसलिए आता है क्योंकि उनके साथ धंधा हो रहा होता है, कुछ बात होती है, कहीं और इंटरेक्शन में है, साथ में पढ़े हैं। जो वो स्पेस है जहाँ पर डिफरेंट कास्ट आपस में एक दूसरे से मिलने का मौका रखती है, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर सबसे ज्यादा इस बात के चांसेस हैं कि डिफरेंट कास्ट के लोग एक दूसरे से मिले, एक दूसरे कास्ट जाने या ना जाने बगैर, दोनों ही सिचुएशन में। तो सर ये जो प्रॉब्लम चल रहा है, तो आप स्कॉलर एकेडमिक रह चुके हैं, आप प्रोफेसर रह चुके हैं, तो इंक्लूसिविटी पे अगर आपसे पूछना है, आपका ओपिनियन लेना है, तो कितना डिफिकल्ट है? मैं आपसे बात कर सकता हूँ तो ऐसा तो नहीं है आपको कोई मैसेज करेगा आप बोलोगे नहीं मैं बहुत बिजी हूँ। आपसे कोई कमर्शियली एंगेज करके पूछना चाहता है कि क्या मेरा, आप ही क्यों, कोई भी
बहुत सारे प्रोफेसर हैं। हाँ, नहीं, कोई और- कमर्शियली एंगेज करके पूछना चाहता है कि मेरी फिल्म कितनी इंक्लूसिव है। देखिए, मैं इसका तो एक तो आप जो सॉल्यूशन दे रहे हैं वो हो सकता है कि आप एक्सपर्ट की राय लें, बिल्कुल कमर्शियली उनको एंगेज करें, उनको उनके साथ आए। नॉन कमर्शियल तरीके से मुझसे बहुत सारे फिल्म मेकर पूछ भी लेते हैं कि ये हम कर रहे हैं ठीक, मतलब प्रॉब्लम तो नहीं होगी। पर नॉन कमर्शियल तरीके से क्यों पूछते हैं? वो अभी उनको वर्थ नहीं लग रहा है कि इस पर कोई मतलब प्रॉब्लम हालांकि हो रही है, लेकिन मैं एक दूसरा सॉल्यूशन दे रहा हूँ। मैं आपको एक सॉल्यूशन ये दे रहा हूँ, जैसे कि आप समझिए कि न्यूज़पेपर्स छपता है। न्यूज़पेपर्स आमतौर पर रात में छपता है, 8-9 बजे के आसपास छपाई का काम शुरू होता है। 9 बजे, 10 बजे, कहीं कहीं 11 बजे, कहीं 12 बजे, 1 बजे तक के भी न्यूज देते हैं। अब नाइट शिफ्ट है एक ऑफिस का, मान लीजिए नाइट शिफ्ट के एक ऑफिस में अगर आपने सारे मेल हिंदूज रख लिए तो ये कन्वर्सेशन कितनी आसान है ये बोलना कि मियाँ लोग बदमाश होते हैं, आसानी से बोल सकते हैं ना, या माँ बहन की गाली और उनके ऑर्गन्स को लेकर दी गई गाली बहुत आसान है। आप उस न्यूज रूम में एक लेडी डाल दो और एक आप मुस्लिम डाल दो, होगी नहीं ये बात। सिर्फ कन्वर्सेशन नहीं बदलेगी, वो जो कंटेंट तैयार कर रहे हैं ना उसमें भी रहेगा यार सब ये आदमी सब डेमोनाइज जिसको हम कर रहे हैं, बगल में साथ बैठ के खाते हैं उसके साथ, मतलब ठीक है, अच्छा ही आदमी है, मतलब ऐसा भी नहीं। या वो लड़की बगल में बैठी हुई यार, कैसे मतलब इतनी गंदी फोटो और रेप को लेकर इस तरह की गंदी लैंग्वेज क्यों इस्तेमाल करूं, देख लेगी तो क्या। मतलब आप सेंसिटाइज करने का सबसे अच्छा तरीका ये है इंक्लूजन, कि आप उसको उस सारी कैटेगरीज को इंक्लूड करने की कोशिश करो उस प्रोसेस के अंदर में, जो प्रोसेस कंटेंट को क्रिएट कर रहा है वो अपने आप जादू की तरह काम करता है। मतलब नवाड टाइम्स में 90s में जब पहली बार नाइट शिफ्ट में एक लड़की आई थी, उससे पहले नवाड टाइम्स का न्यूज रूम वहाँ बन की गालियों के लिए जाना जाता था, सभी दारू हाँ ऐसी ऐसी हो रहा है। एक लड़की आ गई एंड एवरीथिंग चेंज, सारे लोग सोबर हो गए, मतलब अचानक से मतलब वो गंदे चुटकुले सब यूं बंद हो गए। तो आप अगर प्रोसेस के अंदर उसको डाल दोगे, बाहर से उसकी स्क्रूटनी करा लो, एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि आप एक बॉडी रखो। पर फिल्मों की एकेडमिक स्क्रूटनी होनी ही चाहिए, मतलब अमेरिका में हुई है, नहीं चाहिए। फिल्मों पर दुनिया भर की PhD हो रही है, दुनिया भर का काम हो रहा है, आर्ट एंड एस्थेटिक्स के डिपार्टमेंट खुले हुए हैं। में अभी तक कोई एकेडमिक एंगेजमेंट बहुत कम, खास करके कास्ट एंड मूवीज को लेकर कुछ लोग हैं, मतलब चिटपुट लोग काम कर रहे हैं। एक डॉक्टर वानखेड़े हैं JNU में, कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी भी इसको लेकर इसको जैसे क्रिकेट में भी कास्ट की बात करोगे क्या, फिल्मों में भी रिजर्वेशन चाहिए क्या, मतलब ये जैसे कुछ रिडिक्यूल, मतलब एक अजीब सा क्यों। अच्छा, जब साउथ अफ्रीका ने ये तय किया कि हमारा वो खत्म हो गया है अपार्थाइड और हमको अब नए सिस्टम में जाना है, एक नए मतलब रिकॉन्सिलेशन करना है, एक नया देश बनाना है, सबको लेके चलना है। तो उन्होंने क्या किया कि भाई ठीक है, क्रिकेट की टीम बनानी है, हमारे क्रिकेट के प्रोविंस की टीम है। उन्होंने कहा प्रोविंस में जब क्रिकेट की टीम बनेगी ना, तो इसमें हमें हर टीम में 11 अगर खेल रहे हैं तो आधे हमें कलर्ड चाहिए, ठीक है। तो कलर्ड लोग क्रिकेटर्स आने लगे। अब उसके बाद जो नेशनल टीम वो बना रहे हैं उसमें वो कोई रिजर्वेशन नहीं रख रहे हैं, कोई कोटा नहीं रख रहे हैं। इसके बावजूद क्योंकि आपने टैलेंट पूल अब बड़ा कर लिया, तो इसकी वजह से आपके पास अब 4-5 प्लेयर्स अपने आप आ जा रहे हैं। तो आपने कोई टैलेंट से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, आपने क्या किया कि आपने टैलेंट पूल को सिर्फ बड़ा कर दिया। आप सिर्फ ये कर रहे हैं कि भाई सभी जगह से आ जाए ना, और आप सिर्फ क्रिकेट की टीम थोड़ी बनाते हैं यार, आप नेशन बिल्डिंग भी करते हैं इसके जरिए। सबको लगे ना कि अपने लोग भी हैं यार, मतलब ऐसा थोड़ी ना कि 2 ही कास्ट के लोग किसी टीम भर गई, फिर हम क्यों ताली बजाएं। भाई नेशनल प्राइड भी जो आती है ना, ये आप बड़े ग्रुप्स, बहुत सारे बड़े ग्रुप्स को साइड करके लगातार लंबे समय से 30 साल 40 साल कोई आपके वहाँ उन सोशल ग्रुप से कोई प्लेयर ही नहीं आ रहा है।
आईपीएल ने देखते देखते खेल बदल दिया। हाँ भाई बहुत प्लेयर चाहिए ना, हाँ। बहुत प्लेयर चाहिए आज की तारीख में। आपको देखिए मतलब फार्मिंग कम्युनिटीज के और वो पशुपालक समूहों के और मतलब तमाम सोशल ग्रुप्स के लोगों से पूरी टीम भर गई। तो आपको ये सोचना होगा कि आप एक टीम नहीं बना रहे हैं, एक फिल्म नहीं बना रहे हैं, आप एक सिर्फ टीवी सीरियल नहीं बना रहे हैं, आप साथ में अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मान रहे हैं। हाँ। और साथ में आप नेशन बिल्डिंग के पूरे प्रोसेस के पार्ट भी हैं। और आपकी गेज सही जगह पे नहीं है, ये एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम है? हाँ, मतलब क्यों आपको नहीं दिख रहा है कि रोहित शर्मा 20 साल पे आ जाता है, 21 साल पे आ जाता है, 3 साल खेलता है, 3 साल फिर उसको ओपनर एज टेस्ट होता है, और सूर्य कुमार यादव को 32 साल लग जाते हैं। अभी तक टेस्ट नहीं खेला है भाई, अभी तक टेस्ट नहीं खेला है उन्होंने। कुलदीप यादव पूरा अच्छा स्पिन बॉलिंग करने के बाद भी आपकी नजरों में हर 2 मैच के बाद वो हट जाता है, हर 2 मैच के बाद हट जाता है, और इतने सारे विकेट्स भी ले रहा है इसके बाद। ठीक है, मैं आज एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ कि मेरी गेज अभी भी मे बी 100% सही जगह पे नहीं है, पर मेरी गेज सही जगह पे एट सम पॉइंट जानी है। हाँ, ये डिसाइड मैंने कर लिया है। नहीं, और इसमें देखिए इसमें कोई गिल्ट और इसकी बात भी नहीं है, शर्म की बात भी नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि हम जो बने हैं ना, वो हमने नहीं बनाया खुद को। हमने नहीं चुना है कि हम किस बाय प्रोडक्ट लोकेशन में पैदा होंगे, हमारे साथ कौन लोग पढ़ेंगे शुरुआत में, खास करके ये सारी चॉइसेस तो हमारे नहीं थे। हाँ। हमारी आदतें जो बनी हैं, हम तो ये सब तो हम बने हैं, लेकिन आप एक रेक्टिफिकेशन के प्रोसेस में जाने के लिए तैयार हैं कि नहीं, ये मामला है। क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है कि नहीं? ये बहुत पहला कदम है जहाँ पर कोई रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। जैसे मैंने हमेशा नोटिस किया है कि जो भी हमारी फिल्मों में गलतियां उन्होंने की है, वो कास्टिस्ट स्लर्स यूज करके वगैरह, और उससे एक कॉन्वर्सेशन हो गया है कास्ट का कि चलो ये, और वही है कि वो कास्टिस्ट स्लर को अवॉइड करना एक बात है, पर कास्ट सिस्टम को ही अवॉइड कर देना ये बहुत ही दूसरी बात है। बिल्कुल। और इसमें आई डोंट थिंक कोई मतलब करे, लोग चर्चा करें, एकेडमिक्स से पूछे क्या है रियलिटी, बात करें और एक एटलीस्ट एक प्रोसेस में जाएं। क्यों नहीं आप एक जैसे सेंसर जैसा बना रहे हैं, आप एक ओपिनियन लेने के लिए अपना, जो खास करके बड़े फिल्म मेकर्स हैं, वो अपना एक सिस्टम बनाए ना कि हमारे 3 लोग हैं, मुझे लगता है कि इनको इस बारे में कुछ मालूम है, इनको मेरी रफ कट दिखा देते हैं ना, आप एक कहानी दिखा देते हैं, बात कर लेते हैं उनसे, कम से कम इस बारे में बात कर लेते हैं, तो ये इतना सिस्टम तो बना सकते हैं एटलीस्ट वो कुछ लीगल ट्रबल से तो बचे। लीगल ट्रबल छोड़ दो, आपके मोरल छोड़ो, मोरल फायदे बिजनेस के लिए भी आप कुछ प्रॉब्लम से बच जाओ, इसलिए कर लो यार पैसे बच जाएंगे ना। वकील के आपको एक हियरिंग के 10 लाख देने हैं ना। मूवी का नाम नहीं बदलना पड़ेगा। बट सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट। चलिए, थैंक यू। मजा जाएगा एपिसोड, मतलब आई हैड फन शूटिंग दिस, थैंक यू सो मच सर। एंड वी आर इन पौंडीचेरी डूइंग दिस। ये मेरा पौंडीचेरी 1 साल शिफ्ट हो गया, पर मेरा पहला शूट है पौंडीचेरी। अच्छा, अरे वाह, क्या बात। ओके, एंड क्लास गाइस, एवरीथिंग इज गुड, या चलो। आप इस देश में किसी व्यक्ति से, सड़क चलते एक व्यक्ति से पूछिए, पढ़े लिखे व्यक्ति से, कि कास्ट सेंसस होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उसके जवाब के आधार पर आप 99.9% शुद्धता के साथ पता कर सकते हैं कि वो आदमी अपर कास्ट का है या लोअर कास्ट। अगर वो कास्ट सेंसस का विरोधी है तो अपर कास्ट का है, इसके चांसेस 100% है लगभग। कास्ट सेंसस के महत्व को हम जानते हैं नहीं जानते हैं, ये सवाल नहीं है। कास्ट सेंसस के महत्व को वो बहुत अच्छे से जानते हैं। इस सवाल पर जितनी बड़ी यूनिटी बनी है अपर कास्ट के अंदर में, रिजर्वेशन के क्वेश्चन पर भी नहीं बनी है। आप समझिए कि वो फेविकोल का जोड़ है। जिस ब्राह्मणों के बारे में आप कह रहे हैं 3.5% है, था तो नहीं कि 1.2% है, मे बी हो सकता है। ह्यूमंगस टास्क होता है, कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती है, बहुत ही बड़ा एक कंपाइलेशन होता है। आज के कंप्यूटराइज्ड एज में आप ये तर्क दे रहे हैं, इतनी जातियां आप कैसे जोड़ें? 1931 में जैसे जोड़ा था वैसे जोड़ लो। तो 1931 में आपके पास एक मॉडल है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि आपको हवा में कुछ शुरू नहीं करना था।
आपके पास एक तरीका था, मतलब दरअसल मुझे लगता है कि ये इस देश का सामाजिक टाइम बॉम्ब है। टाइम बॉम्ब ये जब फट गया जिस दिन, उस दिन ये देश वैसा नहीं रह जाएगा जैसा आज है। संसद में पहले दिन जब अचानक लोकसभा में ये मामला खुल गया और सरकार के न चाहते हुए भी एक के बाद एक सब सांसद बोलने लगे और अचानक आनन फानन में 24-48 घंटे में फैसला हो गया कि जाति सेंसस होना है, उसके बाद से इस देश में सब पार्टियों, कम से कम कांग्रेस और बीजेपी को सांप सूंघा हुआ है। एक सवाल आप कल्पना कीजिए, कास्ट सेंसस है ना, सिर्फ ओबीसी सेंसस तो नहीं है। कास्ट सेंसस के बाद अगर ये पता चल जाए कि जिसको हम अपर कास्ट कहते हैं, इसमें हम 15% मान रहे हैं, जो कि हो सकता है कि 6% भी हो, 7% भी हो, जो भी हो 15% ही मान लेते हैं। इसके अंदर कोई एक जाति है जिसने कि 60% कंट्रोल कर रखा है, तो अपर कास्ट की यूनिटी बचेगी क्या? तो कास्ट सेंसस अगर हो गया, हर जाति के आंकड़े आ गए, अपर कास्ट की यूनिटी बचेगी क्या? बचेगी क्या? जाति गिनने से जातिवाद बढ़ जाएगा, मतलब जैसे कि है ही नहीं पहले से। ये लगभग वैसी ही बात है कि गोडाउन में आपके बहुत सारे बोरे हैं, उस बोरे में आप अगर चावल या गेहूं लिख देंगे तो चूहों को पता चल जाएगा कि यहाँ पर चावल या गेहूं। भाई कास्ट है ना, गेहूं रखा हुआ है, चूहों को पता है, सूंघ लेते हैं लोग कास्ट।